चंद्रयान 3 की हर तरफ चर्चा है, देश में विदेश में हर किसी की नज़र इस पर टिकी हुई है। तो आज हम वो सारे सवालों के जवाब उन साइंटिस्ट से पूछेंगे जिन्होंने नासा के साथ काम किया है, अभी भी गेस्ट लेक्चर के तौर पर काम करते हैं। वो सवाल जो आपके और हमारे मन में आ रहे हैं, आसान भाषा में हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समझाने के लिए गेस्ट के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो नासा के साथ जुड़े हैं। आप हमें पहले तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए, फिर हम सवालों पे आते हैं। जी, तो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा जो इंथुजियाज़म है स्पेस में काफ़ी है, और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से आता हूँ। और यही कह सकता हूँ कि मेरा जो रिसर्च एरिया है वो मोस्टली है स्पेस से रिलेटेड। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे कैमरा सिस्टम डिज़ाइन करना, चाहे लिडार सिस्टम पे काम करना, इस पे मैंने काम किया है। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो पहले अपने मन में आने वाले एकदम बेसिक से सवाल पूछूंगी। हम आज बात चंद्रयान 3 की कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का क्या हुआ? 2 के बारे में तो हम में से कुछ लोग अवगत हैं, हमने वो तस्वीरें देखी थी। कोई कहता है कि वो पूरी तरह फेल है, कोई कहता है पूरी तरह फेल नहीं कह सकते क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है। तो आप पहले दोनों का बता दीजिए, 1 और 2 का। तो चंद्रयान 1 जो है वो बेसिकली हार्ड लैंडिंग हुई थी। जैसे चंद्रयान 1 का काम ये था कि बस लूनर सरफेस पे जाना है और एक हार्ड लैंडिंग करना है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको चंद्रमा की सतह पे डालना है और मेजरमेंट करना है, और वही पहला इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमने पानी, जैसे जो हमने बताते हैं ना वाटर, कि हमें पता चला कि चंद्रमा की सतह पे पानी है। तो चंद्रयान 1 ने वो चीज़ बहुत बताई थी। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 2 जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, चंद्रयान 2 जो है वो मैं मानूंगा कि इट वाज 80% सक्सेस, बिकॉज इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया ट्राई कर रहा था। और ऑर्बिटर ने जो चंद्रयान 2 का है उसने बहुत ज़्यादा डेटा लिया है। इवन उसने हेल्प किया है चंद्रयान 3 मिशन में, क्योंकि उसने ये पता किया है कि कौन सी ऐसी सतह है जहाँ पे हम अच्छे से लैंडिंग कर सकते हैं। और अभी भी वो साइंस कर रहा है। पिछले 4-4.5 सालों से वो ऑर्बिटर काम कर रहा है। जी। और दूसरी चीज़ कि चंद्रयान 2 की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट। अगर चंद्रयान 2 नहीं होता तो शायद चंद्रयान 3 के लिए जो हमने तैयारियां की हैं, कि हमने जो लैंडर अभी बनाया है उसको इस तरह से बनाया है कि अगर थोड़ा सा टिल्ट होके भी लैंड करना चाहता है तो कर सकता है, उसको और स्ट्रांग बनाया उसके लेग्स को। फिर जो हमारे प्रोपल्जन, जो हमने थ्रस्टर यूज़ किया है, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने चंद्रयान 2 मिशन से सीखा है इस मिशन में करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार चंद्रयान 2 का जो फेल्यूर था उसको सीख के, फेल्यूर बेस्ड एनालिसिस करके सारा कुछ चंद्रयान 3 को डिज़ाइन किया गया है। उसमें उस हिसाब से सेंसर्स लगाया गया है, एंटीनास लगाया गया है, ताकि जो खामियां चंद्रयान 2 में रह गई थी उसको हम पूरा कर सकें। चंद्रयान 3 क्या करने वाला है? चंद्रयान 3 इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है? एक कारण तो जो हम सब ने सुना है वो ये कि हम साउथ पोलर रीजन को डिस्कवर करने वाले हैं, मतलब उसको एक्सप्लोर करेंगे जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। साउथ पोलर रीजन में हम कहाँ जा रहे हैं? फार साइड, नियर साइड, डार्क साइड, ये जो सारे टर्म्स हैं ये क्या हैं? आप इसे अगर थोड़ा आसान भाषा में बता दें। देखिए, मैं कहूँगा कि चंद्रयान 3 जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहली चीज़ कि कोई पहला ऐसा लैंडर होगा जो कि साउथ पोल पे उतरेगा, उस लूनर सरफेस को टच करेगा, और वैसी सरफेस है जो कि साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब धरती और चंद्रमा अलग हुए थे तो लोग बोलते हैं कि जो वहाँ का हिस्सा है, जो साउथ पोल है, वो पूरी तरह से अनकवर्ड है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेटेओराइट्स हैं जो गए होंगे, जिन्होंने उस पर इम्पैक्ट किया होगा। फिर भी लोग बोलते हैं कि कई करोड़ों साल से जब धरती या चंद्रमा की उत्पत्ति होगी, उस जगह पे बहुत सारा ऐसा साइंस है जो हम सीख सकते हैं, जो बताएगा कि धरती और चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो साइंस के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि इतने कम बजट में इंडिया जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है, वो भी ऐसे जगह पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है पूरी तरह से। तो दैट वुड बी ऑल्सो समथिंग जो कि इंडिया की इमेज को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा कि नहीं, इंडिया कैन डू दिस एट ए एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये प्रूव कर देते हैं वर्ल्ड को कि देखिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, देन इसरो की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो है वो केवल ये नहीं है कि हम उसकी सतह पे जा रहे हैं, वी विल डू प्रॉपर साइंस ऑल्सो। प्रॉपर साइंस में ये कि वहाँ पे लैंडर जो है उस पर 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि वहाँ पे मून की जो थर्मल
क्या बोलते हैं थर्मल सरफेस जो है या थर्मल जो मून की जो मिट्टी है उसमें किस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी क्या है। फिर वहाँ पे हम लैंगमोर प्रोब जो है वो यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो आयोनोस्फीयर है, क्योंकि चंद्रमा का जो आयोनोस्फीयर है वो 10 किलोमीटर के करीब का है और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं कि किस तरह से आयोनोस्फीयर का फॉर्मेशन वहाँ पे कैसे हुआ है। सेस्मिक वेव्स जो हैं उस पे मून क्वेक्स जैसे चंद्रमा पे आते हैं वो कैसे आते हैं। फिर जब रोवर उतरेगा तो वो भी साइंस करेगा, साइंस इन टर्म में ये करेगा कि उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, एपीएक्सएस जो कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। तो बड़े भारी भारी टर्म्स बता रहे हैं आप, अगर इसे थोड़ा सा आसान भाषा में बता दें हमें तो। हाँ, तो मैं बता देता हूँ रोवर के बारे में। तो रोवर जो है वो बेसिकली उस पर 2 इंस्ट्रूमेंट हैं और रोवर का काम क्या है, इन सिटू मेजरमेंट करना। अभी तक जो हम मेजरमेंट कैमरे से कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। इन सिटू का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके उतर के एक्सपेरिमेंट करना या मेजरमेंट लेना। तो रोवर में 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि है एपीएक्सएस और दूसरा जो है लिप्स जिसको बोलते हैं लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एपीएक्सएस का काम ये है कि वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल और जो एक्सरे हैं उनको बेसिकली जिसके सतह में लूनर का जो सतह है उसमें लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसका फ्लूरेसेंस वो मेज़र करेगा। तो फॉर एग्जांपल आयरन वहाँ पे है कि नहीं, कैल्शियम है कि नहीं, सोडियम है कि नहीं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे देगा। जो लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका काम ये है कि हम एक लेज़र बीम को जब हम फोकस करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, दैट वी कैन यूटिलाइज इट टू लुक एट द जो वहाँ पे मिनरल हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए। तो जैसे रॉक्स हैं उसके ऊपर जब हम लेज़र को लॉन्च करेंगे तो वो एब्लेट कर देगा उसके सरफेस को, और जो प्लूम जनरेट होगी उससे क्या होगा कि जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वहाँ के रॉक मिनरल फॉर्मिंग रॉक्स का वो पता चल जाएगा। उसमें ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, तो 16 एलिमेंट्स जो है वो उसको मेज़र करेगा। आखिरी सवाल है, वो लास्ट 15 मिनट्स क्यों इतने क्रूशियल कहे जा रहे हैं? चंद्रयान 2 के समय भी हमने देखा कि जो आखिरी का वक्त था वहीं पे ही हमारा संपर्क टूटा था। आखिरी का वक्त इसलिए है क्योंकि तब लैंडर को खुद डिसाइड करना है कि उसको कैसे लैंड करना है। क्योंकि इमेजिन करिए कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, वी आर ह्यूमंस, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने में टाइम लगता है, बट दैट लिवरेज इज़ नॉट देयर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से कम्युनिकेशन सेंड करने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए हमारा जो लैंडर है उसके ऊपर जो लेजर रिफ्रैक्टोमीटर एरे लगी हुई है वो मैप करेगा लेजर से, लाइट वहाँ से स्कैटर होके आएगी, तो रियल टाइम पे उसको सेंस करना है कि वहाँ की सतह कैसी है और डिसीजन लेना है, जो कि हम वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन वो ऑटोमेटेड आधार पर है, एआई के आधार पर नहीं है? एआई के आधार पे कह सकते हैं, मुझे ये पूरी जानकारी नहीं है कि उसमें एआई का कितना रोल है, लेकिन ये है कि उसको ऑटोमेटेड बनाया गया है, इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड एग्जैक्टली, ताकि वो अपने हिसाब से एक्शन ले सके, वहाँ पे लैंड कर सके। पिछली बार ये हुआ था कि जब मल्टीवेरिएंट जब इंफॉर्मेशन उसको दिया गया कि होता क्या कि जब वो नीचे जा रहा है, मान लीजिए उसकी एक वेलोसिटी है और एक छोटे से एरिया में हमने सेलेक्ट किया था कि आपको वहीं उतरना है, देन अगर हम उसको कमांड देते हैं तो फिर क्या हुआ कि उसको उस जगह पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को वैरी करना पड़ेगा, राइट, और इसकी वजह से वो क्रैश हो गया क्योंकि उसके पास उतना गैप नहीं था कि वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा के उस जगह पे जा सके। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमने जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि उसको लिवरेज है कि खुद से वो कंट्रोल करके उस एरिया में उतर जाए, ज़्यादा फ्रीडम है कि अपने हिसाब से तय कर लो। ये जब उतर जाएगा कितने साल तक ये एक्टिव रहेगा, मतलब उतरने के बाद जो लैंडर और रोवर हैं वो केवल 14 अर्थ डेज तक उनका काम है। अच्छा, दे कैन नॉट सर्वाइव आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद सूरज का प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो जो लैंडर है उसका जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो वो फिर बस डेब्री की तरह वहां पर एग्जैक्टली उसका काम 14 दिन तक का ही है। जो ऑर्बिटर है, जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है, वो घूमता रहेगा। ओके, वो दैट कैन वर्क फॉर फ्यू मंथ्स, ईयर्स, ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने से कम वक्त में हमें सारी बातें आसान भाषा में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।